Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of April 2020। तो 27 अप्रैल 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, जिनको करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहिए, प्रीलिम्स 365 के पीडीएफ चाहिए, जिसमें कि अभी हमने रिसेंटली गवर्नमेंट स्कीम्स और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी ऐड कर दिया है, तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन कमेंट में। इसके अलावा हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, आपका जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उसकी लिंक्स भी नीचे दी हैं, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अनाउंसमेंट्स रहते हैं या पोल रहता है या कुछ भी हमको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी रहती है, तो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग दैट एक्टिवली, तो आप उसको जरूर से जरूर उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ, जिनके आंसर्स आपको करना है। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ इनको अरेंज करना है। फर्स्ट इज नाथुला पास, सेकंड इज शिपकीला पास, थर्ड इज लिपुलेख पास। आपको अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन 1 2 3, 3 2 1, 2 3 1 या 2 1 3। तो इसको एक एक करके हम देख लेते हैं। इसमें सबसे जो नॉर्थ में रहेगा वो शिपकीला पास रहेगा। शिपकीला पास जो आपका हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में आता है। फिर उसके नीचे लिपुलेख पास रहेगा, उत्तराखंड वाले रीजन में आता है। एंड देन नाथुला पास सबसे नीचे रहेगा, सिक्किम वाले रीजन में आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नॉर्थ से साउथ अरेंज करेंगे। शिपकीला पास से सतलज की एंट्री भी होती है, ये भी मैंने आपको बताया था कि सतलज रिवर जो एंट्री करती है इंडिया में, वो शिपकीला पास के थ्रू ही करती है। देन लिपुलेख पास उत्तराखंड में है, नाथुला पास आपका सिक्किम वाले रीजन में है। तो इस तरीके से हम देखेंगे 2 3 1 इसका अरेंजमेंट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग हिल्स एंड देयर लोकेशंस। तो यहाँ पे शेवरॉय हिल्स ईस्टर्न घाट्स में लिखा है, बाबा बुदानगिरी हिल्स बालाघाट रेंज में लिखा है, कार्डमम हिल्स वेस्टर्न घाट्स में लिखा है। तो सेलेक्ट करना है आपको करेक्ट कोड की क्या क्या है, 1 2 1 3 2 3 या 1 2 एंड 3। तो इसमें एक चीज़ हम देख लेते हैं कि आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो शेवरॉय हिल्स क्या ईस्टर्न घाट्स में है? तो बिल्कुल ईस्टर्न घाट्स में है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। बाबा बुदानगिरी हिल्स इन्होंने बालाघाट रेंजेस में लिखा है, तो क्या बाबा बुदानगिरी हिल्स बालाघाट रेंजेस में है? तो नहीं, बाबा बुदानगिरी हिल्स बालाघाट रेंजेस में नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि किस रेंज में पाया जाता है बाबा बुदानगिरी हिल्स। थर्ड है कार्डमम हिल्स वेस्टर्न घाट्स, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर एडवोकेटिंग फ्री ट्रेड फॉर अ डेवलपिंग कंट्री। इनमें से कौन सा एक वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है फॉर एडवोकेटिंग फ्री ट्रेड फॉर अ डेवलपिंग कंट्री? तो चौथा जो इसमें ऑप्शन है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। इट क्रिएट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज। ओके, तो ये एक वैलिड आर्गुमेंट नहीं है, इट्स नॉट अ वैलिड आर्गुमेंट, क्योंकि अगर फ्री ट्रेड रहेगा तो डेवलपिंग कंट्रीज को नुकसान होगा, ना कि फायदा होगा। आप सबको पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज बहुत जल्दी ओवर पावर कर सकती हैं और वहां पे कंपटीशन को बिल्कुल खत्म कर सकती हैं। तो ये रीजन है कि क्यों ये वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। स्टार्ट करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। उसके पहले मैं आपको आज मैप ऑफ द डे दिखाना चाहता हूं। आज जो मैप ऑफ द डे हमने सेलेक्ट किया है वो है CIS, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये रशिया वाले रीजन से अलग होने वाली कंट्रीज थी, और ये CIS के में 12 मेंबर्स आते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये बना था 1991 में, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका 1991 में। इसके अंदर 12 स्टेट्स आते हैं, जिनके नाम है आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस। तो AAB ये पूरा अल्फाबेटिकल ही लिखा है आई थिंक। तो आर्मेनिया, अजरबैजान A से 2 हो गया, फिर बेलारूस हो गया, देन जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान हो गया, देन मालडोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान। ये कंट्रीज हैं जो कि मेंबर्स हैं। तो इसमें देखो, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये तो ऑलरेडी, उज्बेकिस्तान, ये 5 मेंबर्स तो आपको ऑलरेडी याद होने चाहिए। इसके अलावा देखो आप कौन से याद करने हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान याद करना है, बेलारूस, जॉर्जिया याद करना है, मोल्डोवा याद करना है, रशिया ऑटोमेटिकली याद रहेगा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यहीं से निकले ही हैं। रशिया है तो यूक्रेन भी रहेगा यहाँ पे, ये भी आपको याद रहेगा। तो इस तरीके से आप 12 के 12 मेंबर्स याद रख सकते हैं। अगर मैप में दिखा देता हूं आपको, तो अगर आप मैप देखोगे तो मैप में आपको सबसे बीच में यहाँ पे रशिया दिख रहा होगा, दिस इज योर रशियन पार्ट। ओके, तो रशिया यहाँ पे है। इसके अलावा फिर यहाँ पे कजाकिस्तान दिख रहा है आपको, है ना। रशिया की कैपिटल यहाँ पे मॉस्को लिखा हुआ दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे उज्बेकिस्तान ये नीचे दिख रहा होगा, कजाकिस्तान के नीचे यहाँ पे उज्बेकिस्तान दिख रहा है ना, तो ये उज्बेकिस्तान वाला रीजन है। फिर उज्बेकिस्तान के नीचे जब आप इधर आओगे तो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान यहाँ पे मिलेगा। अरल सी को उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान यहाँ टच कर रहा है, आपको दिख रहा है। देन यहाँ पे कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के इधर साइड फिर यहाँ पे
पे जॉर्जिया है, आर्मेनिया है और ये अजरबैजान है। कैस्पियन सी को अजरबैजान टच कर रहा है, आर्मेनिया जॉर्जिया टच नहीं कर रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि कैस्पियन सी को यहाँ पे देखो अजरबैजान टच कर रहा है डायरेक्टली, लेकिन ये आर्मेनिया नहीं कर रहा, जॉर्जिया नहीं कर रहा। तो यह कंफ्यूज नहीं होना। कैस्पियन सी को कृति, ये मैंने ट्रिक बताई थी तारीख या कृति आपको याद रखने के लिए। ऐसे इस तरह पे किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, दोनों आरएल सी को टच नहीं करते हैं, लेकिन कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान आपका आरएल सी को टच करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। देन यहाँ पे रशिया से यहाँ पे जुड़ा बेलारूस है, यूक्रेन है, यूक्रेन से जुड़ा फिर यहाँ पे मोल्डोवा है, और यहाँ पे आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान मैंने बता ही दिया। तो ये 12 कंट्रीज हैं जो कि मेंबर्स है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ये 12 मेंबर्स कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। 1991 में ये ग्रुप बना था। इंडस्ट्रीज हॉबल्ड बाय कर्व्स ऑन मोबिलिटी ऑफ मैन एंड मटेरियल। अब सिंपल सी बात है, CII मैंने पहले बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो एक ग्रुप है बेसिकली, जो कि इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड उनका पूरा ग्रुपिंग है और काम करता है, देखता है कि क्या कैसे चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो इंडस्ट्रीज है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कर्व्स। तो बिल्कुल सही बात भी है, लॉकडाउन के कारण उनको इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। ना मैन का सप्लाई हो रहा है, मोबिलिटी है, ना मटेरियल का। तो मैन एंड मटेरियल दोनों की जो मोबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है लॉकडाउन, और इस कारण से ही आपका जो इंडस्ट्रीज है उनमें डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिल रहा है कि वो सही से काम नहीं कर पा रही। तो यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं कि 46% ऑफ द फर्म्स सेड परमिट टू ऑपरेट वर आइदर नॉट मेड अवेलेबल और वर डिलीट। तो जो परमिट होना चाहिए ऑनलाइन, जो अवेलेबल होने चाहिए परमिट, 46% फर्म्स को वो नहीं मिल पाया। 42% ऑफ द फर्म्स सेड पासेस टू वर्कर्स वर आइदर नॉट रेडिली प्रोवाइडेड और वर डिलीड। तो 42% फर्म्स का कहना है जो पासेस हैं मोबिलिटी के वो 42% वर्कर्स को नहीं मिल पाए। 62% ऑफ द फर्म्स सेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर इनपुट एंड फिनिश्ड गुड्स वर आइदर नॉट अवेलेबल एट ऑल और वर डिसरप्टेड एंड डिलेड। तो 62% फर्म्स का ये कहना है कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल नहीं रह पाई। 31% फर्म्स का कहना है कि जो डेली कम्यूट वर्कर्स का है वो एक इशू है। 36% ने कहा कि मतलब कि इट इज़ एन इशू, ठीक है ना। तो ये जो लॉकडाउन का ब्लू है ये आपको पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को मिल रहा है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बर्ड्स आई व्यू। अब ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रहा होगा ये पल्लीकरनाई जो वेटलैंड है वहाँ का फोटोग्राफ है। पल्लीकरनाई वेटलैंड जो है वो चेन्नई में है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेटलैंड्स के बारे में जाएंगे। तो पल्लीकरनाई वेटलैंड जो है इट्स अ फ्रेश वाटर मार्श इन द सिटी ऑफ चेन्नई। चेन्नई में है ये पल्लीकरनाई वेटलैंड। पहले तो ये। दूसरी चीज़ कि आप सबको पता है कि वेटलैंड्स का सिस्टम जो आया वो 1971 के रामसर में जो कन्वेंशन हुआ वेटलैंड्स का उससे आया। तो 1971 में ईरानियन सिटी है रामसर की जहाँ पे ये कन्वेंशन होता है, और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड। ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड कह सकते हो आप इसको, फॉर प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स के इकोलॉजिकल कैरेक्टर को प्रिजर्व करने के लिए इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अकॉर्ड, है ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इस कन्वेंशन में जो और बहुत ज़्यादा थ्रेट वाली साइट्स थी उनको एक अलग से उसमें रखा गया जो को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड बोलते हैं। ओके, तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जो आई थिंक ब्रिस्बेन में साइन हुआ था 90s के बाद, है ना। तो ब्रिस्बेन का है वो। तो आपको इंडिया की मॉन्ट्रैक्स साइट्स पता होनी चाहिए। तो इंडिया में 3 मॉन्ट्रैक्स साइट थी पहले। 3 मॉन्ट्रैक्स साइट कौन कौन सी थी? आपको केवलादेव नेशनल पार्क थी जो कि आपका राजस्थान में है। देन लोकटक लेक जो आपका मणिपुर में है, एंड इसके अलावा चिल्का लेक भी था जो कि उड़ीसा में है। लेकिन बाद में 2000 के बाद चिल्का लेक में काम अच्छा हुआ और उसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। तो एट प्रेजेंट अगर आपसे कोई पूछे कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में इंडिया की कितनी साइट्स हैं, तो अभी एट प्रेजेंट इंडिया की 2 ही साइट्स हैं। केवलादेव जो कि राजस्थान में है, इसके अलावा आपका लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। लोकटक लेक में ही आपका कई बार आपने सुना होगा फुमडीज के बारे में सुना होगा, डांसिंग डियर के बारे में सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये डांसिंग डियर के बारे में पढ़ लीजिएगा। फुमडी यानी PHUMDIs के बारे में पढ़ लीजिएगा। जो वहाँ पे वेजिटेशन होता है उसको फुमडीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इससे एसोसिएटेड है। और फ्लोटिंग जो स्कूल है, फ्लोटिंग पावर प्लांट है, ये कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे, वो काफ़ी कुछ यहाँ पे फेमस है ये इसके लिए लोकटक लेक। तो यहाँ पे आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना, वो आपके लिए है। अभी रिसेंटली 10 और वेटलैंड्स ऐड किए गए। अभी इकोलॉजी एनवायरनमेंट की जो PT उसमें ये फैक्ट एडेड नहीं था, तो याद रखिएगा इसको भी आप ऐड कर लीजिए कि 10 और वेटलैंड्स हैं जो कि रामसर कन्वेंशन में भी इंक्लूड किए गए इंडिया की तरफ से। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ साइट्स हैं वो 37 के आसपास है। जो नए साइट्स हैं कौन कौन से साइट्स हैं? महाराष्ट्र में नंदूर है, ये महाराष्ट्र की पहली थी। पंजाब में फिर केशवपुर मियानी ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व
रिजर्व ऑफ नंगल है। देन उत्तर प्रदेश में आपका नवाबगंज, पार्वती आगरा, सामान, समसापुर और सांदी एंड देन सरसाई नावर, ये कुछ साइट्स है जिनको ऐड किया गया है। तो टोटल 27 साइट्स पहले थी, 10 साइट अभी ऐड कर दी गई हैं, तो टोटल 37 साइट्स हैं जो कि अभी इस समय वेटलैंड्स में चल रही। तो ये आप एक फैक्ट ऐड कर लेना, जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट की पीटी उसमें भी ये चीज़ ऐड कर लेना, ठीक है ना। तो ये बस फैक्ट था जो कि रह गया था, तो ये आपको मैंने बता दिया, अदरवाइज मैं आपको अलग से एक बार और बता दूंगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसको हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। पंजाब कुड सी मोर एरिया अंडर द कॉटन कल्टीवेशन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली कॉटन कल्टीवेशन के बारे में आया था, तो मैंने उसमें क्या किया कि कॉटन के लिए क्या कंडीशंस जरूरी हैं वो बता दिया। तो कॉटन इज ग्रोन बिटवीन लैटिट्यूड्स ऑफ 37 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ इन द टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ एंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। आइडियल जो कंडीशंस है कॉटन की ग्रोथ के लिए वो है लॉन्ग वेजिटेटिव पीरियड, 175 से 225 दिनों का लॉन्ग वेजिटेशन पीरियड चाहिए होता है, विदाउट फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट नहीं चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए 18 से 30 डिग्री के बीच का, एम्पल सनशाइन चाहिए एंड फेयरली ड्राई कंडीशंस चाहिए, मिनिमम ऑफ 500 mm ऑफ वाटर बिटवीन जर्मिनेशन एंड बॉल फॉर्मेशन, देन डीप वेल ड्रेन्ड सॉइल विद द गुड न्यूट्रिएंट कंटेंट। तो डीप वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, गुड न्यूट्रिएंट कंटेंट चाहिए, मिनिमम 500 mm ऑफ वाटर बिटवीन जर्मिनेशन एंड बॉल फॉर्मेशन चाहिए, एम्पल सनशाइन एंड फेयरली ड्राई कंडीशंस चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर बिटवीन 18 एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, लॉन्ग वेजिटेशन पीरियड 175 से 225 दिनों का विदाउट फ्रॉस्ट, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है वो सर्ट इन के बारे में जानते हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इसको बोला जाता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो कंप्यूटर यानी साइबर क्राइम रिलेटेड एक बॉडी है, साइबर क्राइम रिलेटेड बॉडी है ये सर्ट इन, इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम कहलाती है ये, और ये एस्टैब्लिश हुई थी जनवरी 2004 में। तो जनवरी 2004 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। जो मेन फंक्शन है वो है टू प्रोवाइड अर्ली सिक्योरिटी वार्निंग एंड इफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पॉन्स, अर्ली सिक्योरिटी वार्निंग प्रोवाइड करना और एफिशिएंट इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना। ये 24/7 बेसिस पे ऑपरेट करती है एंड इट इज एम्ड एट केटरिंग टू द नीड्स ऑफ क्रिटिकल सेक्टर, जो क्रिटिकल सेक्टर होते हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने का काम करती है। डिफेंस, बैंक, लॉ इन्फोर्समेंट, जुडिशरी, ई गवर्नेंस, प्रोजेक्ट ओनर्स, इन सबको ये हैंडल करती है। इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट आया, तो सर्टिन हैज बीन डेजिग्नेटेड टू सर्व एज द नेशनल एजेंसी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 का आया था, तो सर्टिन को उसमें नेशनल एजेंसी बनाया गया फॉर फंक्शनिंग इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी, और इसने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि निसाब करके प्रोग्राम है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है, ताकि अवेयरनेस बढ़ाई जा सके इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस एंड क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो वहाँ पे अवेयरनेस के लिए भी ये काफ़ी कुछ काम करता है, तो ये इसको आपको याद रखना है। एडिटोरियल ऑफ द डे में आते हैं। एडिटोरियल ऑफ द डे में आज हम एडिटोरियल पढ़ेंगे, वो पहला है राकेश सूद द्वारा रिटन है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे और इंटरनेशनल अफेयर्स पे लिखते हैं ये। तो ये बेसिकली लिखा है टॉपिक एट द एज ऑफ अ न्यू न्यूक्लियर आर्म्स रेस, ये आज का टॉपिक है, एट द एज ऑफ अ न्यू न्यूक्लियर आर्म्स रेस। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ न्यूज़पेपर में भी, ये इसका सर्ट इन वाली न्यूज़ थी जो कि हमने डिस्कस कर ली। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं एन एज ऑफ द न्यू आर्म्स रेस। अब यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला है बेसिकली कि चाइना के ऊपर अभी एलिगेशंस ऐसे लग रहे हैं कि लोपनूर टेस्ट साइट है वहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे एक टेस्ट साइट है जिसका नाम है लोपनूर। ओके, तो आपसे कोई पूछे कि लोपनूर टेस्ट साइट कहाँ पे है, तो चाइना की साइट है। तो वहाँ पे उन्होंने CTBT की ट्रीटी को एक तरह से ब्रेक किया और वहाँ पे उन्होंने टेस्ट किए। ओके, तो अब CTBT की ट्रीटी क्या है, तो CTBT कहलाती है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। और ये क्या बोलता है, इट इज अ ट्रीटी बैनिंग ऑल द न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस। ये कहती है इट इज अ ट्रीटी बैनिंग ऑल द न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस एवरीवेयर बाय एवरीवन, एवरीवेयर बाय एवरीवन। द ट्रीटी वाज नेगोशिएटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जेनेवा एंड अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जेनेवा 1990 उस समय ये हुई थी ट्रीटी एंड उस समय इसको निगोशिएट किया गया था। क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिकली द CTBT इज द लास्ट बैरियर ऑन द वे टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन। इट कर्व्स द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू न्यूक्लियर वेपन एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन डिजाइन। तो ये क्या है कि ये हर तरीके के न्यूक्लियर वेपन को रोकता है। तो नई अगर आपको कोई डिजाइन करना है न्यूक्लियर वेपन में तो उसको भी ये रोकता है। एंड ट्रीटी जब एंटर की थी फोर्स में तो इट प्रोवाइड्स अ लीगली बाइंडिंग नॉर्म अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग। तो लीगली बाइंडिंग नॉर्म्स भी हैं इसके अंदर न्यूक्लियर टेस्टिंग के अगेंस्ट, जो कि रोकते हैं। तो ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रीटी बन जाती है। अब देखो 180 से ज़्यादा कंट्रीज
ने साइन किया CTBT, बट अभी भी ये फोर्स में रेटिफिकेशन में फोर्स में नहीं आई है। क्यों? क्योंकि अभी भी 8 कंट्रीज ऐसी जिनको रेटिफाई करना ज़रूरी है। तो अब मैं एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या है कि इसमें एक चैप्टर 14 है, बेसिक आर्टिकल 14 है इस ट्रीटी का, जो कि ये बोलता है एनेक्सर 2 स्टेट्स को रेटिफाई करना ज़रूरी है। 44 स्टेट्स हैं, उनमें उनको ये रेटिफाई करना ज़रूरी है, तभी ये फोर्स में आएगी। और उन 44 में से 8 जो कंट्रीज़ हैं वो बची हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही फैक्ट से क्वेश्चन आएगा कि टोटल जो 44 एनेक्सर 2 के स्टेट्स हैं उनको रेटिफाई करना ज़रूरी है, बट 8 बचे हैं। अब 8 उनमें से 3 ऐसे हैं जो कि आपका नाइदर साइन नॉर रेटिफाइड, कुछ ने साइन नहीं किया है और ना ही रेटिफाई किया है। उनमें से आता है आपका डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडिया और पाकिस्तान। इन्होंने ना ही साइन किया है ना ही रेटिफाई किया है। कुछ है ऐसे जिन्होंने साइन किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया है, वो है चाइना, इजिप्ट, आपका ईरान, इजराइल एंड USA। ओके, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, इन्होंने ना ही साइन किया है ना ही रेटिफाई किया है। देन आपका साइन लेकिन रेटिफाई नहीं किया कौन? चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल एंड USA, इन्होंने उसको किया है। तो ऑथर ने यही बोला कि ये बहुत बड़ा एक इशू है कि इस कारण से जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी वो फोर्स में नहीं आ पा रही है। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे USA और रशिया और चाइना के बीच का कॉम्प्लेक्स भी समझाया है कि USA और रशिया क्या करते थे, ये बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है। अगर आप इनको देखो तो आज भी सबसे 90% से ज़्यादा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो आपका अकेला USA और रशिया के पास है। तो वही चीज़ ऑथर ने बोली है कि भाई देखो, आपने तो अपना आर्सेनल डेवलप कर लिया, आप जो दूसरी कंट्रीज की बारे है तो आपने बोला कि कोई किसी तरह की न्यूक्लियर टेस्टिंग और ये सब नहीं हो पाएगा। तो इनिशियल फेजेस में अगर आप देखो तो इस कारण से बहुत कंट्रीज ने इसका अपोज भी किया था इस ट्रीटी का, इंडिया ने भी इसका अपोज किया इसी कारण से, ठीक है ना। एंड लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब था जो कि USA ने हिरोशिमा में गिराया था 6 अगस्त 1945 को, है ना। तो उसकी जो इंटेंसिटी थी वो 15,000 टन TNT है, ठीक है, ट्राई नाइट्रेट टुलीन उसको बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी का था। और अभी कुछ बहुत टेस्ट किए गए 1990s के बाद जो कि 500 टन TNT के द्वारा किए गए, है ना। तो इस तरीके से ऑथर ने कहा कि पहले से ही बहुत कंट्रीज ऐसी जिसने कि CTBT को फ्लॉक करने की, उसको मतलब उसको फ्लो को बिगाड़ने की कोशिश की है। अब क्या हो रहा है, जो एट प्रेजेंट अगर देखो तो अभी USA की पावर थोड़ा कम होती जा रही है और उसके राइवल्स आने लगे हैं। पहले तो यूनिपोलर हो गया था, USA अकेला राज्य कर रहा था, लेकिन अब चाइना और रशिया उसमें आ रहा है। उसमें कुछ ट्रीटीज़ का भी जिक्र आता है, जैसे कि USA और रशिया के बीच एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हुई थी जो कि 3 अक्टूबर 1972 फोर्स में आई। देन इसके अलावा आपका कन्वेंशनल फोर्सेज इन यूरोप ट्रीटी हुआ जिसकी एंट्री हुआ आपका 17 जुलाई 1992 को, ठीक है ना। तो इसको लेकिन रशिया ने इसको सस्पेंड कर दिया 2007 से। देन आपका इंटरमीडिएट रेंज फोर्स ट्रीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, INF ट्रीटी बोलते हैं। ये फोर्स में आई थी 1 जून 1988 को, ठीक है ना। अभी USA ने बिल्कुल अपना इंटेंट दे दिया कि हम विड्रॉ करने वाले हैं, 2021 तक ही वैलिड है ये INF ट्रीटी। ओके, ये INF ट्रीटी से विड्रॉ करने वाले हैं, INF ट्रीटी नहीं, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी है, ये देखो लिखा हुआ है ना, ये भी पढ़ लेना। तो न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी भी है, ये 2011 में फोर्स में आई थी, ये 2021 में एक्सपायर होने वाली है, ठीक है ना। तो INF ट्रीटी का याद रखना कि वहां पे एक दूसरे को एक्यूज किया है और USA ने तो ये भी बोल दिया कि हम इस ट्रीटी से बाहर जाने वाले हैं। न्यूक्लियर जो आपका न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये 2011 को फोर्स में आई और ये 2021 में एक्सपायर करने वाली है। इसके बाद CTBT है, ये तो फोर्स में ही नहीं आई है क्योंकि आपको पता है कि 8 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने किसको रेटिफाई नहीं किया है। इस कारण ये कुछ मैकेनिज्म है जो कि USA और रशिया के बीच में चलता है। ऑथर ने कंक्लूड यही किया है कि जो कोल्ड वॉर की राइवलरी थी वो दोबारा देखने को आ रही है और अब एक थोड़ा मल्टीपोलर ऑर्डर डेवलप किया जा रहा है जिसमें कि आपका USA भी है, रशिया भी है और चाइना का एंगल भी है। पैंडेमिक एंड द पैनिक, अब ये जो आर्टिकल इसमें ये बोला गया कि अभी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट में जब केसेस बढ़े तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि अब टोटल स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन रहेगा। उस कारण से हुआ क्या कि पैनिक क्रिएशन हुआ और लोग भाग भाग करके एक सारी दुकानों में इन सब जगहों पे इकट्ठा हो गए। इस कारण से नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि आपने कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बोला और उससे ऊपर वो बैकफायर कर गया। तो ऑथर ने सेंट्रल थीम यही बोली कि आप इंश्योर करो फिजिकल डिस्टेंसिंग, लेकिन इस तरीके की ट्रिगर मत प्रेशराइज करो जिससे कि क्राउड में
एब्रप्ट इस तरीके के चेंजेस आ जाएं, तो आपको इस तरह से ट्रिगर प्रेस नहीं करने हैं। दिस इज व्हाट वाज मेंशन्ड इन द आर्टिकल। तो आप कंप्लीट लॉकडाउन करो, लेकिन इस तरीके की हरकतें मत करो। अब किस तरीके से इसको रिजॉल्व करना चाहिए, तो ऑथर ने कहा है कि सबसे पहले तो आपको अगर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना है तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप होम टू होम डिलीवरी, डोर टू डोर डिलीवरी कर पा रहे हो। दूसरा, आप नो मास्क नो सर्विस रूल अप्लाई कर दो कि अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आपको कोई सर्विस अवेलेबल नहीं कराई जाएगी। तीसरा, आप परमिट सिस्टम ले आओ कि ऑथराइज्ड डीलर्स को परमिट दो, प्रॉपर ऑनलाइन परमिट दे दो और उनको रजिस्टर कर दो, ऑथराइज्ड लोकल मर्चेंट्स को कर दो। देन स्कैनेबल कोड्स का यूज़ करो ताकि कैश का ट्रांसफर कम हो, स्कैन करके लोग पेमेंट कर सके। देन इसके अलावा आप पीरियोडिक लॉकडाउन भी करते रहो, तो वो उसको कॉमन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सजेशन है जो कि ऑथर ने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल की है प्रीमियर एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है पिच ब्लैक 2020। तो अगर आपसे पूछे कोई कि पिच ब्लैक 2020 ट्रेनिंग एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच होती है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। दूसरी एक एक्सरसाइज है ऑस इंडेक्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। दैट इज इट फॉर द day friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.